बात है आज से 38 साल पहले की, मॉरिशस का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जहां सब कुछ शांत था। रात के 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। आसमान में कुछ ही फ्लाइट्स थीं। कंट्रोलर आराम से अगली फ्लाइट के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अगली फ्लाइट का नाम याद था, साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295, जिसे स्प्रिंगबॉक 295 भी कहा जाता था। यह एक बड़ी बोइंग 747 कॉम्बी फ्लाइट थी, जो ताइवान से साउथ अफ्रीका जा रही थी। लेकिन उस रात सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। रात के 2:45 पर रेडियो में हलचल होती है। एक टूटती हुई आवाज आती है। वो थी कैप्टन की। 295, गुड मॉर्निंग। हमें एक समस्या है। इमरजेंसी डिसेंट कर रहे हैं। जहाज में धुआं फैल रहा है। हम फुल इमरजेंसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एटीसी चौकन्ना हो गया। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। पूरा रनवे खाली किया गया। रेस्क्यू टीम्स अलर्ट पर आ गईं। लेकिन कुछ देर बाद रेडियो चुप हो गया। एटीसी ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। स्प्रिंगबॉक 295, डू यू कॉपी? 295 कंफर्म इमरजेंसी। पर कोई जवाब नहीं आया। नवंबर 1987, ताइवान के ताइपेई एयरपोर्ट से 140 यात्री और 19 क्रू मेंबर एक लंबे सफर के लिए रवाना हो रहे थे। फ्लाइट नंबर था 295 और इसकी मंजिल थी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप था मॉरिशस में। यह सफर करीब 10 घंटे का था। कागजों पर तो ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा था जो इस यात्रा को नॉर्मल नहीं रहने देगा। इस फ्लाइट में इस्तेमाल हुआ प्लेन था एक खास तरह का बोइंग 754, जिसे कहते हैं कॉम्बी। मतलब था कि इसमें पैसेंजर्स और कार्गो दोनों को एक ही डेक पर लाया गया था। जहाज के 2/3 हिस्से में पैसेंजर्स थे और पीछे के हिस्से में कार्गो यानी माल भरा हुआ था। इस प्लेन में अधिकतर यात्री साउथ अफ्रीकन थे जो अपने देश लौट रहे थे। कुछ जापानी, ताइवानी और यूरोपीय नागरिक भी थे। उनमें से किसी की शादी होने वाली थी तो कोई पहली बार विदेश से नौकरी करके लौट रहा था। कई लोगों ने प्लेन में चढ़ने से पहले अपने परिवार को आखिरी बार फोन किया था कि बस कल तक घर पहुंच जाऊंगा, इंतजार करना। कॉकपिट में बैठे थे 49 साल के कैप्टन डेविड यूएस, जो पहले एयरफोर्स में थे और उनके पास 14,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डेविड हैमिल्टन, जिनके पास 7,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था, और पीछे बैठे थे फ्लाइट इंजीनियर ज्यूसेपे बेलागार्डा, जो कि विमान के हर तकनीकी हिस्से के जानकार थे। इस लंबी उड़ान के लिए 2 और फ्लाइट क्रू थे, साथ में एक और एक्स्ट्रा पायलट जेफरी विल्जॉइन और एक इंजीनियर एलन डेनियल। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोग सीट पर बैठ चुके थे और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के करीब 10:15 पर फ्लाइट 295 को ताइपेई एयरपोर्ट से रवाना किया गया। विमान ने रनवे पर दौड़ लगाई और अंधेरे भरे आसमान में उड़ गया। 1987 के दशक में दक्षिण अफ्रीका का दुनिया के कई देशों ने बहिष्कार किया हुआ था। उस समय वहां एक ऐसी सरकार थी जो नस्ल भेदी थी, यानी वो मानते थे कि कुछ नस्लें दूसरों से बेहतर हैं, और उन्होंने लोगों को उनकी स्किन के कलर के आधार पर अलग कर रखा हुआ था और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। इस वजह से बहुत सारे देशों ने दक्षिण अफ्रीका के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में उड़ने से मना कर दिया था। इसका मतलब था कि फ्लाइट को सामान्य रूट छोड़कर लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ता था। उन्हें पहले दक्षिण चीन सागर के ऊपर से होते हुए वियतनाम के किनारे से होकर जाना था और फिर नीचे की ओर मुड़कर मॉरिशस की तरफ जाना था। 10:25 पर फ्लाइट ने रनवे छोड़ा और धीरे धीरे अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ने लगी। करीब आधे घंटे बाद ये प्लेन दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ रहा था। पायलट्स ने हांगकांग, बैंकॉक और कुआलालंपुर के एटीसी से संपर्क किया और अपनी स्थिति बताई। सब कुछ सामान्य था। करीब 90 मिनट बाद एक और कॉल की गई, इस बार सीधा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक खास रेडियो स्टेशन को, जिसे कहा जाता था ज़ूआर। ज़ूर का काम था दुनिया भर में उड़ रही साउथ अफ्रीकन एयरवेज की फ्लाइट्स पर नजर रखना और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद देना। ये स्टेशन 24 घंटे चालू रहता था और इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, खासकर उस दौर में जब दक्षिण अफ्रीका को दुनिया से काट दिया गया था। सिर्फ 2 एयरलाइंस के पास ऐसा स्टेशन था, साउथ अफ्रीकन एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज।
ज्यूआर को कॉल करना एक रेगुलर प्रोसीजर था, लेकिन उस रात कुछ एबनॉर्मल हुआ। कुछ ऐसा जो बाद में एक बड़े रहस्य की जड़ बन जाएगा। प्लेन के अंदर क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को खाना और ड्रिंक्स परोस रहे थे। पायलट्स को भी फर्स्ट क्लास का खाना दिया गया, लेकिन कई सालों से वही खाना खाते खाते वो अब उन्हें पसंद नहीं आता था। कॉकपिट में उन्होंने मजाक में खाने को लेकर बातें की और इसी बातचीत को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहां एक बहुत बड़ी बात छुपी है। अगर आपने पहले ऐसे हादसों की कहानियां सुनी हैं, तो आप जानते हैं कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सिर्फ प्लेन के आखिरी 30 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन फ्लाइट 295 को क्रैश होने में अभी 8 घंटे बाकी थे। तो फिर रात के खाने की बात वॉइस रिकॉर्डर में क्यों रिकॉर्ड हुई? क्या इसका मतलब ये था कि आग उसी समय शुरू हुई थी जब पायलट्स खाना खा रहे थे? शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर एक सिग्नल, एक बीप और एक अजीब सी गंध ने माहौल बदल दिया। कॉकपिट में फ्लाइट इंजीनियर ने देखा कि सर्किट ब्रेकर पॉप हो रहे थे। यह कोई साधारण गड़बड़ी नहीं थी। इसका मतलब था कि प्लेन के कार्गो सेक्शन में आग लग गई है। वो तुरंत एक क्रू मेंबर को कार्गो सेक्शन चेक करने के लिए भेजते हैं, जहां उसे तेज आग भड़की मिलती है। वो उसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश भी करता है, पर नाकाम रहता है। उसी का धुआं उठकर आगे वाले केबिन्स में आ रहा था। पायलट्स तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने चेकलिस्ट खोली और इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिव किया। वो आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग अब कार्गो केबिन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चपेट में ले रही थी। आग से तार जलकर शॉर्ट सर्किट होने लगे। थोड़ी देर बाद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो गई, क्योंकि उसकी वायरिंग को भी आग ने जला दिया था। क्रू ने आग बुझाने की कोशिश की, पर कार्गो में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए उन्होंने पैसेंजर्स को आगे वाले सेक्शन में जाने का ऑर्डर दे दिया। इस बीच मॉरिशस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ्लाइट 295 से एक कॉल आया। फुल इमरजेंसी, पायलट ने कहा। आवाज में झिझक नहीं थी, लेकिन तनाव साफ महसूस हो रहा था। विमान अब 14,000 फीट की ऊंचाई पर उतरने की कोशिश कर रहा था, पर मॉरिशस अब भी 200 मील दूर था। वहीं पीछे पैसेंजर्स के बीच हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग धुएं से बचने के लिए आगे की ओर भाग रहे थे। कुछ अपनी सांस रोकते हुए सीट में झुके हुए थे। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। प्लेन के अंदर धुआं बढ़ता जा रहा था। पायलट्स ने एयर सर्कुलेशन बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्बन मोनोऑक्साइड अब पूरे केबिन में फैल चुका था। कुछ यात्री तब तक होश खो बैठे थे। कुछ की आंखों में अब भी उम्मीद थी कि शायद ये प्लेन उतर जाएगा, मगर उस रात की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो आग जो अब तक केबिन और सिस्टम्स को जला रही थी, धीरे धीरे प्लेन के स्ट्रक्चर तक पहुंच गई थी। फ्लाइट के आखिरी मिनट शुरू हो चुके थे और अब लड़ाई जिंदा रहने की थी। पायलट्स पूरी ताकत से जहाज को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। 747 जैसा भारी जहाज अब एक चोट खाई हुई चिड़िया की तरह झुककर मॉरिशस की ओर गिर रहा था। 200 मील दूर से शुरू हुआ ये इमरजेंसी डिसेंट अब धीरे धीरे 150 और फिर 100 मील की दूरी तक आ चुका थी। मगर उस आग ने सिर्फ जहाज को नहीं, बल्कि समय को भी जला दिया था। हर मिनट, हर सेकंड इतना भारी था कि उसकी कीमत शायद जिंदगी से भी ज्यादा थी। इंस्ट्रूमेंट्स अब एक एक कर जवाब दे रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि आग ऊपर की वायरिंग को खा रही थी। वो सिस्टम जिन पर पायलट्स को अपनी आंखें और कान दोनों टिकाकर रखने होते हैं, वही अब अंधे और बहरे हो चुके थे। धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि केबिन के भीतर बैठना मुश्किल हो चुका था। पैसेंजर्स अब सीटों से उठकर आगे की तरफ भाग रहे थे, कुछ सांस लेने की कोशिश में, कुछ पैनिक में, कुछ इसलिए कि शायद आगे की सीटों पर धुआं थोड़ा कम हो। धुआं अब कॉकपिट में भी घुस चुका था और गाढ़ा होता जा रहा था। अब धुएं से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी तरह स्मोक को प्लेन से बाहर निकाला जाए। पायलट्स ने हवा में उड़ते हुए प्लेन का डोर खोलने का डिसीजन लिया। उन्होंने प्लेन के एल्टीट्यूड को थोड़ा और कम किया और इसकी स्पीड सिर्फ 200 नॉट्स कर दी ताकि दरवाजे खुल सके। दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने जहाज को फाड़ दिया हो। अंदर हवा की 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीखती हुई आवाज गूंजने लगी। कुछ लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन आग तब भी नहीं रुकी। प्लेन के बाहर ठंडी हवा थी, मगर जहाज के कार्गो वाले सेक्शन में 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी।
जो सब कुछ पिघला रही थी। क्रू अब भी लड़ रहा था। कैप्टन डेविड और उनकी टीम कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह मॉरिशस की जमीन तक पहुंच जाए, लेकिन अब जहाज खुद साथ नहीं दे रहा था। चेकलिस्ट्स पर टिक करने के लिए कोई लाइट नहीं बची थी, कोई स्क्रीन चालू नहीं थी और कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोफोन भी मुश्किल से काम कर रहे थे। उन्होंने मॉरिशस एटीसी को कॉल किया और रनवे 14 को लैंडिंग के लिए रेडी रखने के लिए कहा। एटीसी ने उन्हें क्लियरेंस दे दी। बस यही एटीसी से उनका आखिरी संचार था। यात्री डर के मार चीखने लगे थे। कुछ बच्चों ने मां के आंचल में सिर छुपा लिया। एक बुजुर्ग यात्री ने आंखें बंद कर ली थीं। शायद वो मान चुके थे कि अब आगे कुछ नहीं बचा। 4:07 हुए थे। फ्लाइट 295 मॉरिशस से अब भी 100 मील दूर थी और तभी हवा में जलता हुआ वो प्लेन 3 हिस्सों में टूट गया और सीधा समंदर में जा गिरा। इस हादसे में प्लेन में बैठे सारे 159 लोगों की जान चली गई। फ्लाइट 295 के मलबे की खोज में जब जापान और अन्य देशों की टीमें समंदर की गहराइयों में उतरीं, तब यह उम्मीद थी कि शायद कुछ सुराग हाथ लगेंगे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये 2 डिवाइसेस किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में सबसे जरूरी होते हैं। 1988 में मलबे से जो टुकड़े और बॉक्स मिले, उनमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तो था, लेकिन उससे सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी ही मिली क्योंकि वो भी डैमेज हो चुके थे। आखिरी कुछ मिनटों में प्लेन के अंदर धुएं के फैलने की पुष्टि तो हुई, लेकिन आग का मूल कारण क्या था, यह साफ नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कार्गो कंपार्टमेंट से उठने वाला धुआं पैसेंजर केबिन तक कैसे पहुंचा और कॉकपिट में पायलट्स ने इसकी जानकारी देर से क्यों दी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि प्लेन के अंदर मौजूद किसी पैकेज में केमिकल था जिसने आग पकड़ी। जब उन्होंने कार्गो में लदे माल की लिस्ट मांगी तो अथॉरिटीज ने बताया कि वो लिस्ट तो उन्होंने हादसे के बाद फाड़ के फेंक दी और एक नई लिस्ट बनाकर देने की बात कही। इस बात से शक और गहरा गया, जिससे ये मिस्ट्री सॉल्व हो सकती थी। उन्हीं अहम सबूतों को मिटा दिया गया। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डेविड क्लाट्सो ने यह दावा किया कि आग का सोर्स कोई ऐसा पदार्थ था जो आमतौर पर पैसेंजर फ्लाइट में नहीं लादा जाता। उनका मानना है कि कार्गो में रॉकेट सिस्टम था जिसमें मिसाइल प्रोपेलेंट का इस्तेमाल हुआ और कंपन से आग लग गई। साउथ अफ्रीकन एयरवेज और साउथ अफ्रीकन सरकार उस दौर में इंटरनेशनल प्रतिबंधों से जूझ रही थीं। यह शक जताया गया कि सरकार कुछ ऐसे सामान प्लेन से भेज रही थी जो इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता था, जैसे कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका का अंगोला देश के साथ वार भी चल रहा था। लेकिन किसी भी चीज की पुष्टि नहीं की गई। जांच आयोग का गठन हुआ जिसमें साउथ अफ्रीकन जज सीसिल मार्गो प्रमुख थे। उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की, लेकिन बहुत से सवाल अधूरे रह गए। इस मलबे से एक ग्राफाइट से बना हुआ जला हुआ टेनिस रैकेट मिला था। इस बात से पता चला कि आग 600 डिग्री से ज्यादा रही होगी, क्योंकि ग्राफाइट 600 डिग्री पर जाकर जलता है और वहां कुछ ऐसा जरूर था जिसका खुद का कोई ऑक्सीजन सोर्स तो था, और उसी वजह से इतनी तेज आग जली जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। वहां एक शख्स था, फ्लाइट इंजीनियर, जो आखिरी पलों तक कॉकपिट और कार्गो के बीच आ जा रहा था। रिपोर्ट में इस पर भी चर्चा हुई कि शायद वही आग से जूझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी कॉल, आखिरी अलार्म और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड ना होने से कुछ भी साबित नहीं हो सका। इस हादसे में बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। आखिरी पलों में क्या हुआ होगा? क्या वे दर्द में थे? क्या वो जान गए थे कि अब कोई बचाव नहीं है? इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। आज भी फ्लाइट 295 की याद में मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में स्मारक बने हैं। 1987 से लेकर आज तक इस हादसे पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स सामने आई हैं, लेकिन आग का सोर्स क्या था, इसका पता कभी नहीं चला। ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही वापस आऊंगा, मैं आपका साथी नकाब पोश।